नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अतुल्या रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट सीरीज जो कि आपकी आरबीएससी की बुक्स पर आधारित है। यानी आरबीएससी की जो सामाजिक अध्ययन की जो पुस्तकें हैं आपकी आरबीएससी के सिलेबस में कक्षा 6 से 10 तक लगती है, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को लेकर के ये टेस्ट सीरीज जो है तैयार की गई है। मुझे उम्मीद है कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपके सिलेबस के अंतर्गत बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी और आपकी परीक्षा की तैयारी में भी मील का पत्थर साबित होगी। तो दोस्तों, आज इसका पहला टेस्ट है और इसी प्रकार से डेली आपको ये जो टेस्ट हैं वो मिलते रहेंगे। तो समय खराब न करते हुए चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। टेस्ट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो देखते हैं आज का मेरा पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। कृषि और उससे संबंधित कार्य, उद्योग, सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। हम बात करें दोस्तों प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में लोग क्या कार्य करते थे, यानी अपनी आजीविका चलाने के लिए, रोटी चलाने के लिए वो क्या कार्य किया करते थे? इन चारों में से आपको बताना है। कृषि और उससे संबंधित कार्य करते थे, उद्योग लगाते थे, सेवा क्षेत्र में जाते थे या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सारे प्रश्न हम लेकर के आए हैं आरबीएससी बुक से। तो बताइएगा दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 1 यानी कि कृषि और उससे संबंधित जो कार्य हैं वो उन लोगों का मुख्य व्यवसाय था। यानी उस समय के लोग क्या किया करते थे दोस्तों? कृषि किया करते थे। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा प्रश्न है, कुतुब मीनार परिसर में खड़ा लौह स्तंभ 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया था, जो स्थित है। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लोहे के स्तंभ की जो ये बताता है कि उस समय लोगों को लोहे का कितना ज्ञान हुआ करता था। उस पर आज तक जंग नहीं लगा है। 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया था, ये उसकी खासियत और इसी कारण से दुनिया भर में वो प्रसिद्ध है। आपको बताना है ये कहाँ है। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1 मेहरौली। इसे हम मेहरौली का लौह स्तंभ कहते हैं। दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? मेहरौली का लौह स्तंभ, जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार परिसर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं, मौर्य काल की लौह प्रगलन भट्टियां। ध्यान दीजिएगा, मौर्य काल की लौह प्रगलन भट्टियां जो हैं उनके अवशेष हमें कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, ईसवाल से मिले हैं, गणेश्वर या बैराट। दोस्तों, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है कि मौर्य कालीन लौह प्रगलन भट्टियां, लौह गलाने की भट्टियां कहां से प्राप्त होती है। दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, मेरा जो सही आंसर है वो है नंबर 2 ईसवाल। और ईसवाल कहाँ है दोस्तों? ईसवाल है उदयपुर में। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? नंबर 2 है। ईसवाल में हमें मौर्यकालीन लौह प्रगलन भट्टियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है आपके लिए। यूनान में ढाका की मलमल किस नाम से बिकती थी? गंगेतिका के नाम से, यमुना के नाम से, प्लिनी के नाम से या फिर पुष्प कलावती के नाम से? दोस्तों, दुनिया भर में जो प्रसिद्ध थी, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड हुआ करती थी वस्त्र की, तो वो थी ढाका की मलमल। ये दुनिया भर में फेमस थी। अब हम बात करते हैं यूनान में ये किस नाम से बेची जाती थी, इसे क्या कहते थे? गंगेतिका, यमुना, प्लिनी या फिर पुष्कलावती? तो दोस्तों, सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 1, उसे हम कहते थे गंगेतिका। तो गंगेतिका क्या है? ढाका की मलमल को ही कहते हैं। यूनान में ये ढाका की जो मलमल है वो गंगेतिका के नाम से बेची जाती थी। अगला हमारा प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? दोस्तों, मेगास्थनीज कौन था? यूनान का शासक था, सेल्यूकस का सेनापति था या सेल्यूकस का राजदूत था या फिर चाणक्य का भाई था? दोस्तों, आपको बताना है। मेगास्थनीज का नाम आपने सुना होगा। मेगास्थनीज कौन था? दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 3 मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारत का, इसको भारत कर लीजिएगा, भारत का विदेशी व्यापार किन देशों के साथ में हुआ करता था? बेबीलोन के साथ में, मिस्र रोम के साथ में, जावा सुमात्रा के साथ में, या उपरोक्त सभी के साथ में? प्राचीन भारत का विदेशी व्यापार किन देशों से होता था? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। बेबीलोन से, मिस्र से, रोम से, जावा से, सुमात्रा से, या फिर सभी से? जो उपयुक्त आंसर है फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, ये सभी से था दोस्तों, उपरोक्त सभी है। प्राचीन भारत का विदेशी व्यापार किन देशों से होता था? तो इन सभी देशों के साथ में हुआ करता था। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? इथोपिया, अफ्रीका, हाथी दांत व सोना, ये है ना, यहाँ से ऐसे बिंदु लगा लीजिएगा। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम व बंगाल में हुगली से दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों से व्यापार होता था। बाहर से हमारे देश में आयात होने वाली सूची में घोड़े भी थे, या फिर उपयुक्त सभी? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आरबीएससी की बुक से हैं। सही आंसर हमारा है नंबर 4। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा प्रांत सूती व रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था? आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रांत जो है सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र हुआ करता था? पंजाब, बंगाल, बिहार और उड़ीसा? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यहाँ नंबर 2, बंगाल। कौन सा है दोस्तों? बंगाल है, और यही जो है सूती और रेशमी वस्त्रों का मुख्य केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से गरम मसाले की मांग यूरोप में थी? इलायची, लौंग, काली मिर्च, या फिर शहद? इनमें से कौन सा गरम मसाला है जिसकी मांग यूरोप में हुआ करती थी? इलायची, लौंग, काली मिर्च, या फिर शहद? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, काली मिर्च जो है की मांग यूरोप में सबसे ज्यादा हुआ करती थी, कि वहां पर जो मांस था उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनका उपयोग भी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखा गया था? 4, 6, 8 और 11? बुद्ध के जो अवशेष थे उनको कितने भागों में बांटकर अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखा गया? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 3, 8 भागों में बांटा गया और अलग अलग स्थानों पर रखकर क्या बनाए गए थे? स्तूप बनाए गए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके आगे वाले प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप बनाए तो गए थे, पूजा के रूप में पवित्र स्थल थे, एक साधारण स्मारक हुआ करते थे, या रेत का टीला हुआ करता था, या दोनों हुआ करते थे? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, पूजा के रूप में पवित्र स्थल। स्तूप क्या होता है दोस्तों? पूजा के रूप में पवित्र स्थल होता है, जिसे स्तूप कहा जाता है। अभी हमने बात भी की थी, बुद्ध के जो अवशेष थे उनसे 8 स्तूप बनाए गए थे। इनमें से सही है, इनमें से सही कथन कौन सा है? चैत्य। चैत्य किसे कहते हैं? पहाड़ों पर गुफाओं में बने पूजा हेतु ठोस पाषाण स्तूप। विहार वे गुफाएं जिनका इस्तेमाल भिक्षुओं के रहने के लिए होता था। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, या फिर सभी से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 4, ये सारी ही बातें सही है। चैत्य क्या होता है? पहाड़ों पर गुफाओं में बने पूजा हेतु ठोस पाषाण स्तूप। विहार क्या है? वैसी गुफाएं जिनमें भिक्षु रहा करते थे। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। नेक्स्ट हमारा, इनमें से सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी अजंता की गुफाएं जो है ईसा पूर्व 2री शताब्दी में बनी। दूसरी जो तथ्य है वो है अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, और ये जो 29 गुफाएं हैं उनमें से 6 पूजा स्थल चैत्य हैं, और 490 ईस्वी के बाद अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया था। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर
29 गुफाओं में से केवल 5 चैत्य हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं, विहार है। ये कथन गलत है। अजंता की गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनी थी, 29 गुफाएं थी। 490 के ईस्वी के बाद में अजंता की गुफाओं को त्याग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजंता में बने चित्र किस पद्धति के हैं? फ्रेस्को पद्धति से, गोल्ड पेस्टिंग से, कलाईकारी से, या फिर विस्मयकारी पद्धति से? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है यहाँ पर वो है नंबर 1, फ्रेस्को पद्धति, यानी जिसे हम भित्ति चित्र ही कहा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सारनाथ में बने अशोक स्तंभ पर कौन सी आकृति, इनमें से कौन सी आकृति नहीं बनी है, यानी कौन सी मूर्ति नहीं बनी है? बैल की आकृति नहीं बनी है, घोड़े की, हाथी की, या फिर हिरण की? सारनाथ में है अशोक स्तंभ, आपको बताना है इनमें से कौन सी आकृति उस पर बनी हुई नहीं है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, हिरण। कौन सा है दोस्तों? हिरण है जो अशोक स्तंभ पर बनी हुई आकृति नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। वह काल जिसमें सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप मूर्तियां बनी थी, सल्तनत काल, मुगल काल, कुषाण काल, या फिर गुप्त काल? वह काल जिसमें सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बननी शुरू हुई थी, कौन सा काल है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 3, किस काल में दोस्तों? कुषाण काल में। कौन सा काल था वो? कुषाण काल था। कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप मूर्तियां बनी थी। भारतीय इतिहास में कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? गुप्त काल को, कुषाण काल को, शुंग काल को, या फिर सातवाहन काल को? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 1, गुप्त काल। कौन सा काल है दोस्तों? गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण में मदुरई शहर है, वहां पर तमिल भाषा का साहित्य क्या कहलाता है? दक्षिण में मदुरई शहर में तमिल भाषा का साहित्य क्या कहलाता है दोस्तों? विनय पिटक, वित्त पिटक, संगम, या फिर गंगम? तो दोस्तों यहाँ जो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, संगम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संगम कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, वह ग्रंथ जिसमें सबसे पहले बताया गया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है? अमरकोश, आर्यभट्टीय, हर्षचरित, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है उस ग्रंथ का नाम जिसमें ये कहा गया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। राइट आंसर है हमारा दोस्तों वो है नंबर 2, आर्यभट्टीय। कौन सी है दोस्तों? आर्यभट्टीय। नेक्स्ट हमारा, इनमें से सही कथन कौन सा है? विनय पिटक जो है इसमें भिक्षु हेतु नियम है, विनय पिटक में नियम है, सुत्त पिटक में शिक्षाएं हैं, अभिधम पिटक में दर्शन और सांसारिक ज्ञान है, या फिर सारे के सारे सही हैं? क्या है हमारा सही आंसर? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, इसको मोस्ट लगा लीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ है नंबर 4, ये सारे कथन सही है। विनय पिटक भिक्षु है तो जो नियम बनाए गए थे भिक्षु के लिए नियम, सुत्त पिटक में स से सुत्त, स से शिक्षाएं, इस प्रकार से आप इसको याद रख लीजिएगा। अभिधम पिटक में दर्शन भी है और सांसारिक ज्ञान भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सही नहीं है, इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है? क्षुद्रक जो है मृच्छकटिकम, सम्राट हर्ष की जो है रत्नावली, नागंद और प्रियदर्शिका है, बाणभट्ट के पंचतंत्र हैं, और शीतल सतनार जो है मणि बेखलाई की है। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, बाणभट्ट के पंचतंत्र। ये बात सही नहीं है क्योंकि पंचतंत्र जो है वो बाणभट्ट की नहीं है। पंचतंत्र को किसने लिखा था ये आपको पता होना चाहिए। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से किस पुस्तक की रचना कालिदास ने नहीं की थी? आपको बताना है कौन सा समूह जो है वो कालिदास का नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत, ऋतुसंहार, शिल्पादिकदम और कुमार संभव। दोस्तों राइट आंसर हमारा वो है नंबर 3, शिल्पादिकदम। ये इलांगरे
आदिगल की है, तमिल की है। ये हमारा सही आंसर है, यानी ये जो है वो कालिदास की पुस्तक नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार और कुमार संभव जो है वो पुस्तकें किसकी है? कालिदास की है। नेक्स्ट, हर्षचरित किसने लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यहाँ पर बाणभट्ट। हर्षचरित जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मतदाता जागरूकता वाला पाठ जो है वो आपके सिलेबस में भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आपको कई बार करवा भी चुका हूं, तो सही होना चाहिए। 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी या 14 अगस्त? राइट आंसर है दोस्तों मेरा नंबर 1, 25 जनवरी। सही कौन सा है? 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में मतदान हेतु पुरुषों की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 20 वर्ष? मतदान हेतु पुरुषों की न्यूनतम आयु क्या है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, 18 वर्ष। मतदान हेतु पुरुषों की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चुनाव विभाग के द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए नियुक्त होता है बीएलओ, आरओ, पीआरओ या फिर इनमें से कोई नहीं? चुनाव विभाग जो है उसमें प्रत्येक मतदान केंद्र यानी एक जो मतदान केंद्र होता है उसके लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत आप वोट डालने के लिए जाते हो तो सामान्य ज्ञान वहां पर ले लिया करो, क्योंकि अभी जो आप परीक्षा दे रहे हो ना उनमें से सब ने वोट दिया होगा या उनका वोट बन चुका है ना। तो सही आंसर है हमारा नंबर 1, बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। और ये टीचर्स को भी बनाया जाता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक होता है एक मतदान दल, एक रिटर्निंग ऑफिसर, एक पीठासीन अधिकारी या मुख्य चुनाव आयुक्त? राइट आंसर है हमारा नंबर 2, एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, आरओ होता है। मतदान दल तो एक बूथ के लिए एक होता है, पीठासीन अधिकारी एक मतदान दल के लिए होता है। ये नहीं होगा दोस्तों। सही आंसर हमारा नंबर 2 है। मतदान दल के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? इनमें से मतदान दल जो आए उनके अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य चुनाव आयुक्त, रिटर्निंग ऑफिसर, राज्य निर्वाचन अधिकारी या फिर जिला निर्वाचन अधिकारी? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, जिला निर्वाचन अधिकारी जो होता है वही करता है, कलेक्टर किया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वीवीपैट, ये नाम आपने सुना होगा। इसमें ये जो ए है, सॉरी ये जो पी है, इससे आप क्या समझते हैं? प्रिंटर, पेपर, पेंसिल, प्रूफ। VVPAT, वीवीपैट जो है इसमें ये जो P है इसे आप क्या समझते हैं? राइट आंसर हमारा नंबर 2 है पेपर। तो इसका पूरा नाम भी देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। V से वोटर, दूसरे V से वेरीफाइएबल, P से पेपर, A से ऑडिट और T से ट्रायल। ये वीवीपैट का सही फॉर्म है। V यानी कि वोटर, V वेरीफाइएबल, P से पेपर, ए से ऑडिट और टी से ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईवीएम में होता है दोस्तों। ईवीएम में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, मशीन या फिर दोनों? इसको यूनिट कर लीजिएगा। क्या है हमारा सही आंसर? ईवीएम मशीन तो देखी होगी जहां आपने वोट डालने के लिए गए होंगे कभी, है ना। क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, 1 व 2 दोनों। ईवीएम में कंट्रोल यूनिट होती है, बेल्ट यूनिट भी होती है दोस्तों, तो दोनों होती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। नेक्स्ट टेस्ट में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के विषय में बात करेंगे दोस्तों। अगर आप हमसे और जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज, पीडीएफ वगैरह बहुत सारा मटेरियल आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो 3 ऐप है हमारी, अतुल्य आरएस के नाम से है, दूसरी राकेश सर के नाम से ही है और तीसरी केवल टेस्ट के लिए है, अतुल्य टेक्स्ट बुक के नाम से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।